हेलो बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर से जिसका नाम है ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। व्हाट इज द टॉपिक टू स्टडी। इस चैप्टर में हमें जो जो टॉपिक पढ़ने हैं उस टॉपिक में पहला टॉपिक है हमारा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी। वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद डेप्थ, शेप एंड रोटेशन। शेप एंड रोटेशन। फिर नेक्स्ट टॉपिक में जो पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है स्केप स्पीड। स्केप स्पीड। देन मोशन ऑफ सैटेलाइट्स क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मोशन ऑफ सैटेलाइट। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केप्लर्स लॉ। और लास्ट टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में ये हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इतने ही टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है जिसमें हमारा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्केप स्पीड, सैटेलाइट के मोशन के बारे में और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इन सभी टॉपिक को एक एक करके हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेविटेशन और इसका डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज ग्रेविटेशन। अगर आपको ग्रेविटेशन को डिफाइन करने के लिए बोला जाए, अगर आपसे ये बोला जाए ग्रेविटेशन को डिफाइन करिए, तो ग्रेविटेशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two bodies, between any two bodies in the universe, in the universe. So gravitation is the force of attraction. Gravitation is the force of attraction between any two bodies in the universe. तो यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशन, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, ग्रेविटेशन।
इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी को डिफाइन करिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा ग्रेविटी। व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी को अगर डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो ग्रेविटी को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे। ग्रेविटी इज ए स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटी इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटी ग्रेविटेशन का ही एक स्पेशल केस है। इसको फर्दर हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the earth and between the earth and any object between the earth and any object lying on or near its surface or near its surface। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्रेविटी को डिफाइन करेंगे। ग्रेविटी ग्रेविटेशन का एक स्पेशल केस है। ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन और नियर इट्स सरफेस। तो अर्थ के सरफेस पर या अर्थ के पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाई कर रहा है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन और नियर इट्स सरफेस। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए कि फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल की क्या कंडीशन है, फ्री फॉल को डिफाइन अगर करना है तो फ्री फॉल को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉडी द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ under the influence of gravity alone। Gravity alone is called a free fall, is called a free fall। The motion of a body under the influence of gravity alone। किसी बॉडी का मोशन केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे फ्री फॉल। और फर्दर अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, उसको डिफाइन करिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड the acceleration produced in a freely falling body freely falling body under the gravitational pull under the gravitational pull of the earth under the gravitational pull of the earth is called acceleration due to gravity, is called acceleration due to gravity। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? The acceleration produced in a freely falling body under the gravitational pull of the earth is called acceleration due to gravity। ठीक, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जरा उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
जो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है वेट ऑफ अ बॉडी। व्हाट इज द वेट ऑफ अ बॉडी, इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? जरा इस बात को समझ लेते हैं। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इस पर जो हमारा वेट है वो mg लग रहा होगा अर्थ के सेंटर की ओर। ये हमारा अर्थ के सेंटर, अर्थ की ओर उसका जो वेट है कितना लग रहा होगा? mg। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे। वेट ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज, वेट ऑफ बॉडी is defined as the gravitational force, the gravitational force with which a body is attracted, a body is attracted towards the center of the earth, towards the center of the earth. The weight of a body is defined as the gravitational force with which a body is attracted towards the center of the earth. जैसे यहाँ पे हमने देखा था, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इस पर वेट mg काम कर रहा है। ठीक, तो ये वेट उसके अर्थ के सेंटर की ओर लग रहा होगा। ठीक है, तो यही है वेट ऑफ अ बॉडी। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेट क्या है? एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशन को समझने के लिए स्टार्टिंग में कुछ थ्योरीज आई थी, जरा उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सम थ्योरीज क्या है इनके बारे में? सबसे पहले आई थी हमारी जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक का मतलब क्या है? जियो का मतलब होता है अर्थ। तो इसमें, इस थ्योरी में ये बात बताया गया कि ऑल प्लैनेट्स एंड सन, ऑल प्लैनेट्स एंड सन रिवॉल्व रिवॉल्व अराउंड अर्थ, रिवॉल्व अराउंड अर्थ। ठीक है, तो जियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या बताया गया? जियो का मतलब अर्थ होता है, ऑल प्लैनेट्स एंड सन रिवॉल्व अराउंड अर्थ, जो कि बाद में चल के गलत साबित हो गया। प्रूव्ड रॉन्ग लेटर। उसके बाद ग्रेविटेशन से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट जो थ्योरी आई थी वो थ्योरी थी कॉपरनिकस की। इन्होंने बताया था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में। हेलियोसेंट्रिक, हेलियो का मतलब होता है सन, हेलियो का मतलब होता है सन। इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया कि ऑल प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ, ऑल प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन, रिवॉल्व अराउंड सन। तो ये थ्योरी बाद में चल के सही साबित हुई, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी।
और इस थ्योरी को गैलीलियो के द्वारा भी सपोर्ट किया गया था। दिस हेलियोसेंट्रिक concept was also supported by Galileo. This heliocentric concept was also supported by Galileo। और ये हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट को, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, इस थ्योरी को दिया था किसने? कॉपरनिकस ने। ठीक है। इसके बाद आए थे हमारे केपलर जी। केपलर जी, जो कि चैप्टर में इनके लॉज को हमें पढ़ना भी है। इन्होंने क्या बताया था इसके बारे में जरा देख लेते हैं। इन्होंने 3 लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन दिए। 3 लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, जो कि एक एक लॉज को हम डिटेल में चल के देखेंगे चैप्टर के लास्ट में। उसके बाद हमारे न्यूटन जी आए। और इन्होंने बताया लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी जो कि चैप्टर के को स्टार्ट करने के लिए, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरुआत हुआ था उसके बारे में इन्होंने बताया था। अब हम एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा लॉ है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फर्स्ट लॉ है हमारा। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस लॉ को हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जानते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस लॉ में इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया जरा इसके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने बताया द ग्रेविटेशनल फोर्स द ग्रेविटेशनल फोर्स between any two point masses is directly proportional to the is directly proportional to the product of masses is directly proportional to the product of masses and inversely proportional inversely proportional to the square of the distance between them, to the square of the distance between them। और इसमें ये भी बताया गया it always act along the line joining it always act along the line joining the both masses। तो हमारा जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
ठीक है, तो इसे हम कुछ इस तरह से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट मास, जिसका मास है m1। दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। इनको सेंटर टू सेंटर मिलाते हैं तो इनके बीच में, और इनके बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं r। अब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं फोर्स F लग रहा है। ठीक है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स है, ये फोर्स इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा कैपिटल G m1 m2/r², where capital G is universal gravitational constant। F इक्वल टू G m1 m2/r², ये है हमारा यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, जिससे हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। F इक्वल टू G m1 m2/r², where G is universal gravitational constant। universal gravitational constant। यहाँ से अगर हम G की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो ऐसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। G इक्वल टू F r² डिवाइड बाई m1 × m2। G इक्वल टू F r² डिवाइड बाई m1 × m2। अच्छा, ये जो G है ये एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, जो कि है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² इन SI यूनिट। और G की वैल्यू अगर हम CGS यूनिट में देखें तो 6.67 इंटू 10⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर इन CGS यूनिट। ठीक है, और अगर कोई आपसे डेफिनेशन ऑफ जी को डिफाइन करने के लिए पूछे तो जी को हम इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ जी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जी? इसके लिए हमें मास लेना पड़ेगा m1 और m2, दोनों की वैल्यू 1 यूनिट ले लेते हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम ले लेते हैं, उसे भी 1 यूनिट ले लेते हैं। तो हमारा जो फोर्स आएगा F इक्वल टू G m1 m2/r² से F इक्वल टू G × 1 × 1/1 यानी G, यानी हमारा फोर्स किस बराबर आ जाएगा? G के बराबर। तो हम इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट द यूनिवर्सल gravitational constant may be defined as the force of attraction, the force of attraction between two bodies of unit mass, between two bodies of unit mass each, and placed unit distance apart, and placed unit distance apart। ठीक है, तो इस तरह से हम कैपिटल जी को डिफाइन भी कर सकते हैं, जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हमें दोनों ऑब्जेक्ट का मास 1 यूनिट लेना है, उनके बीच का डिस्टेंस भी 1 यूनिट लेना है,
हमारा जो फोर्स है वो जी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास ईच एंड प्लेस्ड यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है। अब जरा हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नेक्स्ट स्टडी लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक एक करके सारी प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। इसमें हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर बट मोस्ट डोमिनेटिंग। बट मोस्ट डोमिनेटिंग। अगर ये वीकेस्ट फोर्स है तो डोमिनेटिंग नेचर का कैसे हुआ। इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर बट मोस्ट डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग का मतलब ये हर जगह पाया जाता है ना, एवरीवेयर। ठीक है, इस वजह से ये डोमिनेट करता है। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह की अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द मास। इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द मास मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी मीडियम है उस पर ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मास। इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मास। ठीक है। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, इट ऑल्सो कैन बी अप्लाइड। तो आप नोट करके लिखिए, इट ऑल्सो कैन बी अप्लाइड फॉर स्पेरिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। फॉर स्पेरिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स। जैसे मान लो ये स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, और इनके बीच का डिस्टेंस है r। तो ऐसे स्पेरिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए भी ये वैलिड है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी जो हमारा एफ होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर हम आर की वैल्यू कुछ इस तरह से लेते हैं, इन्फिनिटी, तो हमारा फोर्स टेंस टू जीरो। इफ आर टेंस टू इन्फिनिटी तो फोर्स टेंस टू जीरो। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज सेंट्रल फोर्स। इट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब है सेंटर टू सेंटर। सेंटर टू सेंटर, जैसे हमारा एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट, तो
इनका जो सेंटर है, सेंटर टू सेंटर ये फोर्स लगता है, यहाँ से फोर्स एफ है, यहाँ से भी फोर्स एफ है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है ये अट्रैक्टिव नेचर का है, जो कि सेंटर टू सेंटर फोर्स लग रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि जो हमारा वर्क डन होगा पाथ इंडिपेंडेंट होगा। वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, इट फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर। इट फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर, इसका मतलब कि इट ये फॉलो करेगा न्यूटन के थर्ड लॉ को। फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करेगा। तो ये किस तरह से, जैसे हम इस, एक ऑब्जेक्ट है हमारा और ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है। पहले वाले ऑब्जेक्ट पर सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की वजह से फोर्स लग रहा है F12। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट पर फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की वजह से फोर्स लग रहा है F21। जहाँ पे हमारा फोर्स लग रहा है F21। तो हम इन दोनों फोर्स को इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, F12 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स F12 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स F21। तो ये दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म कर रहे हैं और इक्वल और अपोजिट है, बल्कि और इनका मैग्नीट्यूड वो इक्वल होगा, यानी F12 इक्वल टू F21। डायरेक्शन अपोजिट है पर मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। यहाँ पर हमने इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिया है। चलिए अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन force of gravitation between two masses is found to be F in vacuum. In vacuum, if both the masses are if both the masses are dipped in water, both the masses are dipped in water at same distance, force of gravitation between two masses is found to be F in vacuum. If both the masses are dipped in water at same distance, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो वैक्यूम में था उतना ही डिस्टेंस अभी वाटर में भी है, then new force will be then new force will be। ये क्वेश्चन हमारा नीट पीवाईक्यू 2003 का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन कुछ इस तरह से है, इनके बीच में जो फोर्स होगा वो एफ से ग्रेटर होगा। ऑप्शन बी लेस देन एफ होगा। ऑप्शन सी एफ के बराबर होगा। ऑप्शन डी नन। अभी हमने
इसकी प्रॉपर्टी में देखा था। प्रॉपर्टी में क्या देखा था? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द मास, है ना? ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if somehow distance between if somehow the distance between the sun and the sun and the earth is doubled, the gravitational force, the gravitational force between them will become। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है डबल हो जाएगा, ऑप्शन बी है हाफ हो जाएगा, ऑप्शन सी है 4 टाइम्स, ऑप्शन डी है 1/4। तो चलिए इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके चेक करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। If somehow the distance between the sun and the earth is doubled, the gravitational force between them will become। मतलब सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में हमें समझना है। ये मान लेते हैं हमारा सन है और इसका मास है m1, और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं अर्थ। अर्थ का मास मान लेते हैं m2, और इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अभी ले लेते हैं r। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा? G m1 m2/r²। इसे हम इक्वेशन वाले जिम कर लेते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन जो दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन है कि जो हमारा सन है, मास तो m1 ही है, और अर्थ, इसका मास m2 था, m2 ही है, लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे डबल कर दिया गया, यानी 2r टाइम्स कर दिया गया। तो हमारा जो नया फोर्स होगा वो पुराने वाले फोर्स का कितने टाइम हो जाएगा? पुराने वाले फोर्स को हम F1 बोल देते हैं, नए वाले फोर्स को F2। तो ये फोर्स हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से, G m1 m2 डिवाइड बाई 2r का होल स्क्वायर, डिवाइड बाई 2r का होल स्क्वायर। इसे हम ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं, G m1 m2 डिवाइड बाई 4 टाइम्स r का स्क्वायर, यानी F2 = 1/4 टाइम्स G m1 m2/r²। यहाँ पे ये जो G m1 m2/r² है, ये हमारा F1 के बराबर है, F1। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं F2 = 1/4 × F1, यानी हमारा जो F2 हो गया F1/4। मतलब पहले जो फोर्स F1 लग रहा था उसका अब ये 1/4 हो गया है। तो इस तरह से कैलकुलेट करने पर हमारा आंसर कौन सा सही है? आंसर नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अगर इसी क्वेश्चन में कुछ इस तरह से पूछा जाए, इन प्रीवियस क्वेश्चन, इफ डिस्टेंस बिटवीन if distance between them becomes double and their masses
and their masses reduced to half, reduced to half, then gravitational force, become option A 1/4, ऑप्शन बी है 1/8, ऑप्शन सी है 1/16, ऑप्शन डी है 1/20। तो चलिए इस क्वेश्चन को जरा डिटेल में देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम डबल, डिस्टेंस को डबल किया गया, उसके साथ साथ देयर मासेस रिड्यूस टू हाफ, उनका मास जो m1 m2 था उसको अब रिड्यूस करके हाफ कर दिया गया, यानी m1 को m1/2 और m2 को, जो हमारा m1 था उसे बोला उसे m1/2 कर दिया गया, और m2 को m2/2 कर दिया सेकंड केस में। ठीक है, देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम, तो ये पूछ रहा है। अब पहले कंडीशन के हिसाब से जरा चलते हैं। पहले हमारा ऑब्जेक्ट का मास कितना था m1, और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कितना था m2, उनके बीच का डिस्टेंस है r। तो हमारा फोर्स कितना लग रहा है, F इक्वल टू Gm1m2/r²। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन दिया है, हमारा जो पहला मास है उसको हाफ कर दिया गया m1/2, और दूसरे वाले मास को भी हाफ कर दिया गया m2/2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे डबल कर दिया गया 2r। तो हमारा जो नया फोर्स है इसे F1 बोल लेते हैं, नए वाले फोर्स को F2। तुम्हारा F2 क्या हो जाएगा, कैपिटल G m1/2 इंटू m2/2 डिवाइड बाई, इनके बीच का डिस्टेंस है 2r, तो 2r का स्क्वायर, यानी F2 इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाई 4 इंटू 4r²। F2 इक्वल टू 1/16 कैपिटल G m1 इंटू m2/r²। ये जो हमारा m1 m2/r² है, ये हमारा F1 के बराबर है। तो F2 हो जाएगा 1/16 इंटू F1, यानी हमारा जो नया फोर्स है वो पहले वाले फोर्स का 1/16 टाइम हो गया, F1/16। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वेक्टर, हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा, इस दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स कैसे फाइंड करना है उस कॉन्सेप्ट को हमने देख लिया। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए डिराइव करने के लिए वेक्टर फॉर्म, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को वेक्टर फॉर्म में कैसे डिराइव करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को वेक्टर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है m1, ये ऑब्जेक्ट ए ले मान लेते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसका मास m2 है, ऑब्जेक्ट बी। इनको सेंटर टू सेंटर ज्वाइन किया। ठीक, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम अज्यूम कर लेते हैं r। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा m1 ऑब्जेक्ट पर m2 की वजह से, फोर्स F12 लग रहा होगा, और m1 की वजह से m2 पर जो फोर्स लग रहा होगा, m2 पर m1 पर m2 की वजह से F12, और m2 पर m1 की वजह से F21। ठीक है, और A से B की ओर जो हमारा यूनिट वेक्टर है ये हो जाएगा r12 कैप
और बी से ए की ओर यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा R21 कैप। ठीक है। सबके बारे में जरा जान लेते हैं कि क्या मीनिंग है। R12 कैप का मतलब है अ यूनिट वेक्टर, अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। और R21 कैप का मतलब है अ यूनिट वेक्टर, अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम बी टू ए। और F12 क्या है हमारा? F12 इज ग्रेविटेशनल फोर्स, gravitational force exerted on A by B. And what is F21? Gravitational force exerted on B by A। तो वेक्टर फॉर्म में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फोर्स के फॉर्मूले को। इन वेक्टर फॉर्म हमारा जो F12 है, इसे इस तरह से लिख सकते हैं -G m1 m2 डिवाइड बाई इनके बीच का डिस्टेंस r का स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर लेंगे R21 कैप। तो F12 में हमारा जो यूनिट वेक्टर होगा वो R21 कैप होगा। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन, ये क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन shows that the of force direction of force F12 is opposite to that of R21 cap। सिमिलरली हम F21 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा F21 हो जाएगा -G m1 m2 बाई आर स्क्वायर इंटू R12 कैप। ठीक। हमारा F12 में यूनिट वेक्टर लिया था R21 कैप, और F21 में यूनिट वेक्टर R12 कैप। और नेगेटिव साइन यहाँ पे भी इंडिकेट करता है कि जो फोर्स F21 है इज अपोजिट टू दैट ऑफ R12। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट वेक्टर है R12 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स R21 कैप। सो हम फोर्स F21 को इस तरह से लिख सकते हैं -G m1 m2 बाई आर स्क्वायर इंटू माइनस टाइम्स R21 कैप। ठीक है। इसे हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं F21 इक्वल टू माइनस टाइम्स -G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू R21 कैप। तो अगर F21 को R21 कैप के टर्म में लिखना है, इस तरह से हम लिखेंगे, यानी कि जो हमारा F21 है इक्वल टू माइनस टाइम्स F12। ठीक है। क्योंकि ये पूरा जो टर्म है वो F12 के बराबर, फिर हमारा हो गया F21 इक्वल टू माइनस टाइम्स F12। ठीक है। वेक्टर फॉर्म में देखने के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक्चुअली वेक्टर एडिशन होता है। सुपरपोजिशन का मतलब वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने एक मास ले लिया m, इससे कुछ डिस्टेंस पर एक मास है m1, दूसरा मास है m2, तीसरा मास है m3 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे मास है। एक मास है mn। तो जो हमारा मास m है, इस पे m1 m2 m3 mn, इन सभी की वजह से फोर्स लगेगा। मान लो m और m1 की वजह से फोर्स लगेगा F1, m और m2 की वजह से फोर्स लगेगा F2, m और m3 की वजह से फोर्स लगेगा F3, m और mn की वजह से फोर्स लगेगा Fn। ठीक है। m m1 पे फोर्स लगाएगा, m1 m पे फोर्स लगाएगा, ऐसे ही m2 m पे फोर्स लगाएगा, m3 m पे फोर्स लगाएगा, mn भी m पर फोर्स लगाएगा। तो ये m पर जो भी m1 m2 m3 mn की वजह से फोर्स लग रहा है, ये सारे के सारे फोर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब कि F1 F2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, F2 की वजह से F3 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि m पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स इन सभी फोर्सेस के सम के बराबर होगा, यानी F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 एंड सो ऑन Fn। यानी जो ऑब्जेक्ट m पर फोर्स लग रहा होगा, जितने भी फोर्स लग रहे होंगे, उन सभी फोर्सेस का सम, इसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन। तो अगर इसे हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं? द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, द नेट gravitational force on a mass, on a mass is the vector resultant of, vector resultant of individual gravitational forces, individual gravitational forces due to different masses, due to different masses। ठीक है। द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ मास इज द वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ इंडिविजुअल ग्रेविटेशनल फोर्सेस ड्यू टू डिफरेंट मासेस। अलग अलग मासेस के लिए जो फोर्स लग रहा है, उन सभी मासेस का हमने वेक्टर रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया। इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, द फोर्स बिटवीन, द फोर्स बिटवीन एनी टू मासेस, एनी टू मासेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी थर्ड मास, प्रेजेंस ऑफ एनी थर्ड मास। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह से है। एक ऑब्जेक्ट लिया हमने m1, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं m2, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं m3, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं m4। m2 को m1 से मिलाओ, m1 को m4 से और m1 को m3 से। तो m2 और m1 के बीच में जो फोर्स लग रहा है,
यानी कि जो M1 पर M2 की वजह से फोर्स लग रहा है वो है F12, और M1 पर M3 की वजह से फोर्स लग रहा है, ये फोर्स है F13, और M1 पर M4 की वजह से फोर्स लग रहा है, वो है F14। और इनकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है M2 की वजह से, वो है R21 कैप, M3 की वजह से R31 कैप, और M4 की वजह से R41 कैप। तो एक एक करके सारा फोर्स फाइंड आउट करते हैं और इनका सम करना है। तो हमारा जो फोर्स ऑन M1 exerted by M2 is, ये फोर्स हो जाएगा F12 इक्वल टू माइनस टाइम जी M2 M1 डिवाइड बाई R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप। ठीक है, ये हमारा फोर्स हो जाएगा F12। एंड द नेक्स्ट फोर्स ऑन M1, force on M1 exerted by M3, exerted by M3 is F13 equal to minus times G M3 M1 divided by R31 का स्क्वायर into R31 कैप। And next, force on M1 exerted by M4, M1 पर M4 की वजह से, force on M1 exerted by M4 is F14 equal to minus times G M4 M1 divided by R41 का स्क्वायर into R41 cap. Now by applying principle of superposition, now by applying principle of superposition, the total gravitational force on M1 is F1 equal to F12 plus F13 plus F14। अब सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, F12 की वैल्यू, F13 की वैल्यू, F14 की वैल्यू, F12 यहाँ से, F13 और F14, ये सारी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा F1 आ जाएगा। जी सब में कॉमन है तो माइनस जी कॉमन ले लेते हैं। M2 M1 डिवाइड बाई R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप प्लस M3 M1 डिवाइड बाई R31 स्क्वायर इंटू R31 कैप प्लस M4 M1 डिवाइड बाई R41 स्क्वायर इंटू डायरेक्शन R41 कैप। ठीक है, इस तरह से हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 3m, इनके बीच में एक तीसरा ऑब्जेक्ट रख दिया गया जिसका मास है 2m। ठीक है, m और 2m के बीच का डिस्टेंस
आर है, 2m और 3m के बीच का भी डिस्टेंस क्या है, आर। तो क्वेश्चन में पूछता है फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास 2m, ऑन मास 2m। सेकेंड क्वेश्चन में पूछता है फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास m। तो एक एक करके चलो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले उसको देखते हैं। मास हमारा क्या है, m। इससे r डिस्टेंस पर हमारा मास है 2m, और इससे r डिस्टेंस पर हमारा मास है 3m। तो m और 2m के बीच में मास, m और 3m के बीच में मास 2m रखा गया है। ठीक है, जो कि m और 2m के बीच का डिस्टेंस है r, और 2m और 3m के बीच का भी डिस्टेंस r ही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो m और 2m, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, मान लो m को मान लेते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट, 3m को मान लेते हैं सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो m और 2m के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसे मान लेते हैं F1। 2m और 3m के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसे मान लेते हैं F2। ठीक, तो जरा F1 और F2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। F1 हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल जी m इंटू 2m डिवाइड बाई उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r, यानी r का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 टाइम जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और F2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। F2 आ जाएगा हमारा जी इंटू 2m इंटू 3m, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r। तो r का स्क्वायर यानी 6 टाइम्स जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तुम्हारा नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स, दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। नेट फोर्स हो जाएगा F2 माइनस F1, क्योंकि हमारा जो F2 है वो F1 से ग्रेटर है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स हो जाएगा F2 माइनस F1। इनकी वैल्यू को पुट करते हैं, एफ नेट आ जाएगा, एफ नेट F2 की वैल्यू कितनी है, 6 टाइम्स जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, माइनस M1 की वैल्यू 2 टाइम जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा 4 टाइम जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं कि फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास m। मास m पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहे हैं, इस मास m पर। इसके लिए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा मास m है, ये है मास 3m, इनके बीच में मास 2m रखा गया है। m से 2m के बीच का डिस्टेंस है r, 2m से 3m के बीच का डिस्टेंस भी r ही है। मान लेते हैं ये थर्ड ऑब्जेक्ट, ये फोर्थ ऑब्जेक्ट। फोर्स को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए इसे थर्ड और फोर्थ मान लेते हैं। और m और 2m के बीच में जो हमारा फोर्स लग रहा होगा वो होगा F3 फर्स्ट, और m और 2m के बीच में फोर्स F3 मान लेंगे। और m और 3m के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसे F4, क्योंकि ये फोर ऑब्जेक्ट एज्यूम किया है, फोर्थ ऑब्जेक्ट, और इसे थर्ड ऑब्जेक्ट तो F3 इस पर लग रहा है। ठीक है, अब F3 और F4 इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो F3 हो जाएगा, F3 यानी जी एम इंटू 2m डिवाइड बाई इनके बीच का डिस्टेंस r का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2 टाइम जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ऐसे ही हम
F4 कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा F4 हो जाएगा G × M × 3M डिवाइड बाई, इनके बीच का डिस्टेंस है 2R। M और 3M, M और 3M के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये R+R यानी 2R। ठीक है, तो 2R का स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स G M² डिवाइड बाई 4R²। तो जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब फाइंड करेंगे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। F3 और F4 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो हमारा नेट ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास M, F इक्वल टू F3 + F4। दोनों का सम हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। F3 है 2Gm² / R², और F4 की वैल्यू है 3/4 Gm² / R²। यहाँ से Gm² / R² कॉमन ले लेते हैं। 2 + 3/4, F इक्वल टू Gm² / R²। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4 × 2 = 8 + 3 11/4, यानी जो हमारा फोर्स है वो हो जाएगा हमारा फोर्स आ जाएगा F इक्वल टू 11/4 Gm² / R² इज द आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही टॉपिक करते हैं, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए, वो टॉपिक कुछ इस तरह से हैं, जैसे ये हमारे टॉपिक थे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इन दोनों टॉपिक के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, इन डेप्थ डिटेल डिस्कशन। तो सबसे पहले हमने ग्रेविटेशन के बारे में सीखा, उसके बाद ग्रेविटी, फ्री फॉल, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, इनको समझा। वेट ऑफ बॉडी क्या होता है, इसके बारे में हमने देखा। कुछ जो थ्योरीज थी इस चैप्टर को समझने के लिए, जो स्टार्टिंग में थ्योरी आई थी उनको भी हमने देखा। जियोसेंट्रिक थ्योरी, कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में बताया था, जिसे गैलीलियो ने सपोर्ट भी किया था। केपलर ने अपने 3 लॉज दिए थे प्लेनेटरी मोशन के, जिसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना भी है। और न्यूटन ने अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, जिसको हमने आज पढ़ा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें फोर्स होता है हमारा F इक्वल टू Gm और M2/R²। और यहाँ से हम जी की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये फार्मूला यूज़ करके जी को डिफाइन भी कर सकते हैं। दोनों के मास को यूनिट मास ले लिया जाए, उनके बीच का डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस ले लिया जाए तो। ग्रेव प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमने देखा। तो ये कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज थी, उससे रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए। इसके बाद हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी देखा, और देन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें हमारा जो नेट फोर्स है वो सारे फोर्सेस के सम के बराबर है। इसके बाद इससे सुपरपोजिशन से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक और आज की क्लास। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड हम बाकी दूसरे टॉपिक करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।